दोस्तों A1 एप्टीट्यूड एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11th का बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बायोलॉजी का जो आपका कोड है वो है 044। तो आप जब भी सिलेबस देखें तो सबसे पहले कोड जरूर मैच कर लें। जो जो आपने पेपर ऑप्ट किए हैं तो कोड जरूर मैच कर लेने चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके एग्जाम जो है वो दो पार्ट्स में होने हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। तो टर्म 1 जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। तो हम सिलेबस देख लेते हैं अब कि टर्म 1 में क्या सिलेबस आना है और टर्म 2 में क्या सिलेबस आना है और यूनिट वाइज जो मार्क्स की एलोकेशन है वो कैसे की गई है। तो सबसे पहले देखिए टर्म 1 का सिलेबस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये टर्म 1 में और ये मार्क्स है। और यहाँ पर देखिए यूनिट है। तो यूनिट नंबर 1 है आपका डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये यूनिट 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो ये 4 चैप्टर है और 15 मार्क्स का ये आएगा आपके पास। उसके बाद आता है सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में हमारे पास है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर जो है चैप्टर कौन कौन से कवर है, 5th एंड 7th है ये। और ये 8 मार्क्स का है टोटल। तो दो चैप्टर हैं 8 मार्क्स के। उसके बाद हमारे पास थर्ड आता है यूनिट। तो यहाँ पर सेल है। तो सेल का जो आपको स्ट्रक्चर देखना है और साथ में हमारे पास इसके फंक्शन देखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो चैप्टर है 8th एंड 9th है। ठीक है, तो ये 12 मार्क्स का हो गया आपके पास। देन हमारे पास टर्म 2 का सिलेबस है। देखिए टर्म 1 में आप ऊपर देख लीजिए कितने मार्क्स बन गए आपके पास, 35 मार्क्स बनने चाहिए। 15 प्लस 8 23 और 23 प्लस 12 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स का आपका टर्म 1 का सिलेबस है। तो अब टर्म 2 का सिलेबस देख लेते हैं हम। तो टर्म 2 में हमारे पास जो यूनिट है वो थर्ड रहेगा पहला। तो यहाँ पर क्या है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, ऊपर जो कवर नहीं हुआ था ना वो यहाँ पर आ गया। अब चैप्टर नंबर 10 यहाँ पर हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर ये 5 मार्क्स का है ये। देन हमारे पास यूनिट नंबर 4 से देखते हैं हम क्या आएगा। तो यहाँ पर दोबारा से है प्लांट। ठीक है, फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर जो चैप्टर है वो 13, 14 एंड 15। तो ये तीन चैप्टर है 13, 14, 15। ये हमारे पास 12 मार्क्स के आएंगे। देन यूनिट नंबर 5 है, लास्ट यूनिट जो है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैप्टर है हमारे पास 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, तो ये सब मिला के 18 मार्क्स का आएगा आपका, सीधा हिसाब है। तो 17 से लेके 22 तक सारे के सारे जो चैप्टर है ना वो यहाँ पर 18 मार्क्स के आएंगे। तो ये टोटल आपका 70 मार्क्स का हो गया टर्म 1 एंड टर्म। तो ये हमारा 17 मार्क्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है जो हमारा टर्म 1 और टर्म 2 में आना है। अब हम देख लेते हैं कि डायरेक्ट जो हमारा डिटेल्स क्या है इस सिलेबस की। बाकी तो आपको प्रैक्टिकल जो आपका 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो डिटेल्स देख लेते हैं हम, चैप्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से इंट्रोडक्शन है आपकी। ठीक है, तो बायोलॉजी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, जब आप बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो क्लास 11th में आपके लिए एक बहुत ही नया तरह का सब्जेक्ट है ये, क्योंकि क्लास 10 तक आपने बहुत ही कम साइंस के एक पार्ट के रूप में उसको पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर जब आप बायोलॉजी को एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले इंट्रोडक्शन की जरूरत है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपके पास सारा का सारा यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है। स्पीशीज क्या है, ठीक है, तो इस तरह की टेक्सोनोमी क्या है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर भी यूज होता है। ठीक है, जैसा हमारा केमिस्ट्री में IUPAC नेमिंग होती है उसी तरह से यहाँ पर भी बायोलॉजी में भी नोमेनक्लेचर होता है। ठीक है, हर एक प्लांट का दो तरह के नाम होते हैं ना, जैसे एक तो जो प्रचलित नाम है हमारे पास जो कॉमनली हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साइंटिफिक नेम होते हैं हर एक उसके। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले आपको बताया गया इस चैप्टर में। ठीक है, इंट्रोडक्टरी टाइप का रहता है ये चैप्टर पूरा का पूरा आपका। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास बायोलॉजिकल। ठीक है, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब आपने क्लासिफाई करना है, किसको क्लासिफाई करना है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब
लिविंग बींग्स को, ठीक है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये क्लासिफिकेशन है ना, ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं हमारे पास कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या रहेगा क्लासिफिकेशन का, देन सेलिएंट फीचर्स क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर करनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये वर्ड्स आ जाते हैं, मोनेरा आ जाता है, इस टाइप के सारे आपके वर्ड्स हैं, प्रोटोजोआ वगैरह आपने पढ़ा हुआ है, फंगाई पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये किस कैटेगरी में जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, किसको किस कैटेगरी में डालना है। तो जब आपके पास एक क्लैरिटी हो जाएगी ना कि कौन सी चीज कहाँ आनी है, ठीक है। अब प्लांट्स है, प्लांट्स को एनिमल के साथ तो मिक्स नहीं कर सकते ना, ठीक है। प्लांट्स अपना अलग रहेंगे, एनिमल्स अलग रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए अब स्टार्टिंग कहाँ से की गई है। तो चैप्टर नंबर 3 में हमने स्टार्ट किया प्लांट्स के साथ, ठीक है, प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम का मीनिंग क्या है कि प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम जैसे कोई किंगडम होती है ना, राज्य होता है कोई, तो यहाँ पर किसका राज है, प्लांट्स का राज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनिमल्स को नहीं छेड़ेंगे इस चैप्टर में। तो सारा का सारा आपको सेलिएंट फीचर्स वगैरह प्लांट्स की, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पर आ जाएंगे हम, ठीक है। पहले तो हमने ऑर्गेनिजम्स वगैरह की क्लासिफिकेशन कर ली, ठीक है। अब हम और नीचे आ जाएंगे, तो मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं प्लांट्स के, एल्गाई, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे पास प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के वो आ जाते हैं, पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कोई पेड़ है, कोई फूल है, ठीक है, तो कोई काई है, ठीक है। हिंदी में अगर हम देखें तो प्लांट्स कई तरह के हैं ना, एक तरह का तो है नहीं प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइंटिफिकली इनको क्लासिफाई करना है, फिर समझना है इसको। तो प्लांट किंगडम का एक तरह से इंट्रोडक्टरी पार्ट आ गया प्लांट्स के बारे में, यहाँ पर एक बेस बन गया आपका प्लांट्स के लिए। देन आए थे हमारे पास एनिमल किंगडम। तो पहले प्लांट किंगडम आ गया, अब उसी बेसिस पे हमारा एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम का मीनिंग क्या है, जीव जंतु, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल ही है, ये समझ के चलो कि ह्यूमन बीइंग अलग से स्टडी नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो तो चलो आगे वाले चैप्टर्स में आएगा कि हमारा मेन मोटो तो यही रहता है ना, अगर आपने डॉक्टरी करनी है तो ह्यूमन बीइंग पे ही करोगे ना। तो लेकिन यहाँ पहले बेस क्या होगा, ह्यूमन बीइंग को भी अगर आपने स्टडी करना है तो ह्यूमन बीइंग इज आल्सो पार्ट ऑफ एनिमल किंगडम। तो बेस तो यही है ना। तो एनिमल किंगडम सबसे पहले क्लासिफिकेशन होगी, एनिमल किंगडम को आप क्लासिफाई कैसे करोगे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, है ना हमारे पास, जैसे कोई शेर है ना, स्पीशीज है ना ये सारी की सारी। तो क्लासिफाई कैसे करोगे, किस आधार पे इनको क्लासिफाई करना है, कोई 4 पैर वाला है, कोई 2 पैर वाला है ना, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा किस आधार पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, और फिर क्लासिफिकेशन के बाद क्या क्या कैटेगरीज बनेंगी उनकी, ठीक है। तो ये क्लास लेवल्स ये वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में आएगी। तो बेसिकली आपके पास फीचर्स वगैरह, क्वालिटीज वगैरह इस टाइप के वर्ड्स इसमें यूज होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ठीक है, ये सारे के सारे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई है ब्रैकेट में, नो लाइव, ठीक है, नो लाइव। तो इसका मतलब ये है कि नो लाइव एनिमल्स, ठीक है, और ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि स्पेसिमेंस, कि जो भी चीज होगी ना अपने मॉडल्स के दौरान, मॉडल्स के हेल्प से इनको समझाना है बच्चों को, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या है, पीपल फॉर एनिमल टाइप की संस्थाएं हैं जैसे, तो वो जो ना लाइव एनिमल्स है ना उनके डेमोन्स्ट्रेशन, उनका यूज, इवन बायोलॉजिकल जो लैब्स है ना उनमें भी जिंदा आप एनिमल्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में। तो जो भी चीजें हैं ना तो आपको प्रॉपरली उनके प्रूफ के साथ परचेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो लाइव एनिमल्स की फेवर में चीजें चली गई हैं आजकल, ठीक है। पहले पुराने टाइम पे तो क्या है, चूहा पकड़ लिया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर डाला, तो वो सब चीजें अब नहीं होती। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास अब हम थोड़ा सा डेप्थ में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जो यूनिट 1 आपका एक तरह से इंट्रोडक्टरी टाइप का हो गया ना, तो यूनिट 1 में जब आपने समझ ली चीजें तो अब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो यूनिट 2 में देखिए स्ट्रक्चरल आ जाता है ना, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जब आपने क्लासिफाई कर लिए प्लांट्स को, एनिमल्स को, इनकी किंगडम को समझ लिया, अब आप आ जाओगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन अब साइड बाय साइड चलेगा, प्लांट और एनिमल दोनों चलेंगे। तो इस यूनिट में भी प्लांट और एनिमल दोनों है, लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो देखो पहला था मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी किस चीज की है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लोर पता ही आपको, फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो इन प्लांट्स की आपको
मॉर्फोलॉजी समझनी है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी आपने समझ ली, एक बार इसके बारे में सारे के सारे डिटेल अच्छी तरह से आपने समझिए। फ्लावर्स आ गए ना ये, ठीक है, फूल वाले सारे डिस्क्रिप्शन, जैसे आपके पास आता था ना पहले छोटी क्लासेस में, हमने फूल का चित्र है ना, और इसके डिफरेंट पार्ट्स वगैरह बताओ उस टाइप का, तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा डेप्थ में वही वही चीज़ें करनी है, ठीक है। फ्लावर्स के बारे में आपको सारा का सारा समझना पड़ेगा इसमें। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट ले लिया, फ्लावर वाले फ्लावरिंग प्लांट्स ले लिए ना, उसके बाद यहाँ पर उसके पैरेलल चैप्टर अगला बनाना है। तो चैप्टर नंबर 7 में क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब जीव जंतुओं में यही चीज, जंतुओं में है ना, तो एनिमल्स में ये हमारे पास एनिमल टिश्यूज, ठीक है, छोटा सा लिख दिया एनिमल टिश्यूज, ठीक है। अब स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि देखिए कोई भी पौधा है, तो पौधे में कुछ जान तो मतलब जान है, तो पौधे की बॉडी भी होनी चाहिए ना, तो पौधा खड़ा कैसे होता है ना, कोई भी पौधा है वो खड़ा कैसे होता है, उसके अंदर क्या है, जैसे अब पेड़ है, पेड़ का तना है, ठीक है, तो छोटा सा कोई फूल वाला जो पौधा है उसकी टहनी है, ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह जो एनिमल्स है, एनिमल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो वो बनता है टिश्यूज से, ठीक है। तो यहाँ पर एनिमल टिश्यूज लिख के इसने छोड़ दिया है, ठीक है, तो टिश्यूज में आप समझते रहो डिफरेंट टाइप की टिश्यूज, वो सब चीजें। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट यूनिट। तो इसमें देखिए जो यूनिट सेकंड था ना, इसमें सीधा हिसाब है, एनिमल का स्ट्रक्चर और दूसरा हमारा, सॉरी पहला तो प्लांट्स का स्ट्रक्चर, दूसरा एनिमल का स्ट्रक्चर। अब आया था स्ट्रक्चर एंड, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, लेकिन किसका है, ये सेल का है। सेल क्या होती है, कोशिका। तो सेल क्या है, सबसे छोटा जो तोड़ते जाओ, जैसे वहां पर एटम बनता है ना, तो यहाँ पर क्या है, सेल बन जाती है, ठीक है, सबसे छोटा। अब सिंगल सेल भी होते हैं ना, जैसे अमीबा है, तो अमीबा क्या है, सिंगल सेल है, एक ही सेल लिया है अपने आप में, वही अमीबा है, ठीक है। तो सब छोटा से छोटा क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। तो यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसके बाद उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो यहाँ पर कोशिका के बारे में बताया जाएगा, सेल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या चैप्टर बनता है, चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। द यूनिट ऑफ लाइफ मतलब जो लाइफ है हमारी, ठीक है, हमारे अंदर जो जिंदापन है या लाइफ आ रही है हमारे अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, तो वो किसकी वजह से है, वो हमारी कोशिका की वजह से। कोशिका जो है वो हमारी यूनिट ऑफ लाइफ है। यूनिट मतलब तोड़ते सबसे छोटा जो रह गया उसको आगे नहीं तोड़ सकते ना फिर, ठीक है। सेल का भी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन आगे सेल अपने आप में मतलब एक कंप्लीट वो है, ठीक है। सिंगल सेल भी जब है हमारे पास, तो सेल अपने आप में कंप्लीट लाइफ है, एक तरह से ये कह सकते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के अंदर आपको सारा पढ़ना, सेल की थ्योरी क्या है, ठीक है। देन सेल्स जो है हमारे पास बेसिक, ठीक है, लिखा है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को कैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है सेल के अंदर, डायग्राम बनाओ इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीजें आपने पिछले क्लास में थोड़ी थोड़ी पढ़ी, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो प्लांट की सेल और एनिमल की सेल ये भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लांट की सेल और एनिमल की सेल, सेल एंड वेल्व मतलब सेल जो है, अब सेल के अंदर तो कुछ है तो बाहर दीवार भी होगी ना, ठीक है। तो उसके उस तरह से सेल एंड वेल्व, सेल मेम्ब्रेन, ये सब हमारी टर्मिनोलॉजी है रिलेटेड टू सेल, जैसे सेल वॉल हो गई, ठीक है। देन क्या है, तो इस तरह से सारी की सारी चीजें जो है हमारे पास आती है सेल से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो है ना, स्ट्रक्चर मतलब सेल का जो स्ट्रक्चर है इससे रिलेटेड चीजें। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ सेल, तो काम क्या है सेल का। तो इस जो चैप्टर में ना दो काम है आपके, एक तो सेल की पूरी आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल बनी किस मटेरियल से होती है, सेल में क्या क्या होता है, ठीक है, टर्म्स रिलेटेड टू सेल स्ट्रक्चर है ये सारे। देन काम क्या है, दूसरा क्या है, फंक्शन क्या है सेल का, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर या प्लांट के अंदर सेल का काम क्या है, तो ये सब आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस चैप्टर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हमारे पास क्या है, देखिए बायो मोलिक्यूल्स। बायो मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो मोलिक्यूल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही है, ठीक है। यहाँ पर जो मोलिक्यूल है आपको बायो मोलिक्यूल पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब हम केमिस्ट्री की तरफ आ जाते हैं, अपने जो बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री है, ठीक है। देखो केमिस्ट्री तो हर जगह मिलेगी, चाहे शरीर है हमारा या प्लांट का या किसी भी एनिमल का, ठीक है। तो उसके अंदर केमिकल्स तो है ही है ना,
चाहे कोई भी हमारा सब्सटेंस हो तो केमिस्ट्री आनी आनी है। तो यहाँ पर क्या है, केमिकल, देखिए आ गया ना, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब केमिस्ट्री के आधार पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैसा है, ठीक है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बॉडीज में, ठीक है, लिविंग सेल। तो यहाँ पर बात करेंगे हम सीधा लिविंग सेल से। तो हमारी जो कोशिका थी ना, कोशिका को अगर केमिस्ट्री के आधार पे देखें तो क्या है वो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स बन जाते हैं, देन स्ट्रक्चर आता है इनका, और उनका काम क्या है, फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब ये देखिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह तो आपको पता है ना, तो ये होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट, कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही ना, केमिस्ट्री के बिना काम नहीं चलेगा ना। इसी तरह से प्रोटीन का भी स्ट्रक्चर रहता है, तो स्ट्रक्चर देखो हर चीज का है। या कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे थे, आई या कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल की बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, केमिकल्स हैं, तो उनकी केमिस्ट्री समझनी पड़ेगी हमें। तो केमिस्ट्री समझे बिना आप डॉक्टर भी नहीं बन सकते। वो केमिस्ट जो है, दवाई जो है वो तो केमिस्ट्री से ही बननी है, ठीक है। जब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझोगे ह्यूमन बॉडी की, तो आप उसके लिए ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे कोई भी। तो इस तरह से समझ सकते हैं हम। देन आता है टर्म टू। तो टर्म टू में हमारे पास क्या रहता है, यूनिट नंबर 3 है। तो यहाँ पर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो अभी चल रहा है काम, ठीक है, खत्म नहीं हुआ सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो इसमें नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10। तो यहाँ पर जो है सेल साइकिल, ठीक है, सेल का साइकिल क्या है, और दूसरा क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। तो डिवीजन क्या होता है, किसी चीज को तोड़ देना, ठीक है। और साइकिल क्या होता है, हमारे पास जैसे एक तो कार्बन साइकिल वगैरह रहते हैं ना, ठीक है, क्रम टाइप का रहता है ना, तो उस तरह से। तो सेल साइकिल पढ़ना है आपको यहाँ पर। और उसके बाद आपके पास मिटोस आ गया, माइट। तो यहाँ पर दो वर्ड्स रहते हैं ये, ठीक है, और तीसरा क्या है, एंड देयर सिग्निफिकेंस क्या है। इन दोनों वर्ड्स का सिग्निफिकेंस है, सेल से रिलेटेड ये दो वर्ड्स है, ठीक है। तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है ये पढ़ना है आपको। देन आता है हमारे पास यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 में प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। फिजियोलॉजिस्ट आपने सुना है ना, फिजियोलॉजिस्ट कौन होता है, फिजियोलॉजिस्ट। फिजियोलॉजिस्ट वैसे हम कहते हैं ना, जो डॉक्टर जो होता है हमारा फिजियोलॉजिस्ट, वो क्या करता है, हमारा एक्सरसाइज करवाता है। जैसे मान लो किसी को लकवा मार जाता है, ठीक है, या इस टाइप का कोई भी आपके बॉडी में किसी पार्ट में मान लो पेन होनी स्टार्ट हो जाती है, तो हम फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। उसके बाद मशीन्स रहती हैं, तो वो एक स्पेशल टाइप की एक्सरसाइज आपको बताएगा। जैसे सर्वाइकल, मान लो किसी को सर्वाइकल होता है, तो सर्वाइकल के केस में भी वो फिजियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज करवाते हैं कुछ, ठीक है, जिससे हमारा सर्वाइकल वगैरह ठीक हो जाता है। तो बाहर वाला काम है ना सारा का सारा, उसने कोई दवाई तो देनी नहीं, उसने एक्सरसाइजेज के थ्रू आपको ठीक कर देना है। तो वहां से हम एक हिंट ले सकते हैं, ठीक है, कि बाहर वाला जो फिजिक्स भी आपको पता है ना, भौतिक होती, भौतिकी मतलब बाहर वाला फिजिक्स, फिजियोलॉजी, ठीक है। हमें लॉजी कोई भी होती है ना, तो लॉजी क्या है, हमारी स्टडी होती है। फिजियो मतलब बाहर की स्टडी, भौतिकी, भौतिकी स्टडी। तो यहाँ पर जो है प्लांट की फिजियोलॉजी समझनी हमने बाहर, ठीक है, प्लांट की फिजियोलॉजी, एनिमल्स की नहीं समझनी। इस तरह से समझ लो आप इसको। अब यहाँ पर क्या है, प्लांट्स की फिजियोलॉजी में फोटो, ठीक है, सिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब देखिए सबसे पहले आपको ना एक थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा, व्हाट आर हायर प्लांट्स। ये समझने के बाद, ठीक है, इसको तोड़ देते हैं हम सारे पूरे सेंटेंस को। तो प्लांट तो पता लग गया आपको, देन प्लांट की कैटेगरी कौन सी ली है, हायर प्लांट्स ली है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसको भी तोड़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। फोटो मतलब प्रकाश, मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब संश्लेषण। आपको पता है कि जो पौधा होता है हमारा, प्लांट होता है, वो खाना कैसे बनाता है, ठीक है, वो सूरज की रोशनी की हेल्प से खाना बनाता है ना अपना, ठीक है। तो जैसे वो जादू पिक्चर थी ना, उसी तरह से यहाँ पे जो प्लांट्स है ना हमारे, वो जादू ही है एक तरह से, ये मान के चलो। अगर उनको रोशनी नहीं मिलेगी ना, तो उनका खाना नहीं बन पाता, ठीक है। तो सूर्य की रोशनी में ही वो खाना बना पाते हैं ना, फोटोसिंथेसिस। ये पूरी पूरी प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, ये प्रोसेस है उसके खाना बनाने की, ये समझ लो इसको, ठीक है।
तो ये कैसे होती है, तो इस चैप्टर का पूरा मतलब प्लांट के खाने के उस पर आ गया, फोटोसिंथेसिस की पूरी पूरी प्रोसेस कैसे होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस आ गया एज, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस एज ए मीन्स ऑफ, स्टार्टिंग कर लेते हैं बस, एज अ मीन्स ऑफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑटोट्रोपिक, ठीक है, ऑटोट्रोपिक, ऑटो होता है अपने आप ही ना, ऑटोट्रोपिक, ठीक है, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन पता ही है आपको क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब हम देखते हैं ना किस फूड की कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है, ठीक है, कितना हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा होगा, ठीक है। देन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो पता ही है, साइट का मतलब जगह, किस जगह पर फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सारी की सारी जो हमारी टर्म्स है वो हमारी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, पिगमेंट्स हो गए इसके, ठीक है। तो मतलब इस चैप्टर में हमारा पूरा प्लांट के खाने के ऊपर मतलब फोटोसिंथेसिस बेसिकली कह सकते हैं, तो इस पर हमारा सारा का सारा काम है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब आपको पता है कि प्लांट्स को हमने जिंदा वो माना हुआ है, भी प्लांट्स भी हमारी तरह जिंदा है, लिविंग बींग्स है ना, ठीक है, माने या ना माने, खा भी जाते हैं हम उसको, लेकिन लिविंग बींग्स मतलब ये तो प्रूव्ड है ना, मतलब एज ए बायोलॉजी स्टूडेंट आपको मानना ही पड़ेगा कि प्लांट्स भी जिंदा हैं, ठीक है, उनके अंदर लाइफ है, प्लांट्स है लाइफ, ठीक है, क्योंकि लिविंग बींग्स में आपने डाल दिया। तो वो सारे काम जो ह्यूमन करते हैं, एनिमल करते हैं, वो प्लांट्स भी करेंगे, सारे तो नहीं कर सकते ना, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कॉमन है ना, खाना खाते हैं, उनका काम अलग तरह से, खाना उनको कमाना नहीं पड़ता ना खाना खाने के लिए, है ना, तो वो अपना सूर्य की रोशनी से बना के खाना खा लेते हैं ना। अब यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है, मतलब प्लांट सांस भी लेगा, रेस्पिरेट करेगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर, उसकी प्रक्रिया क्या है, पहले तो हमने देख लिया फोटोसिंथेसिस, अब आ गया हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मीनिंग है कि हमारे पास जो है प्लांट सांस कैसे लेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ कुछ देख लेते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, जैसे अब हम क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड, ठीक है, आउट। तो यहाँ पर प्लांट्स भी क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसेस का। अब यहाँ पर सेलुलर, ठीक है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है कि जो प्लांट्स की सेल है ना, वो रेस्पिरेशन करेंगी, ठीक है। अब कैसे करेंगी, वो सारी की सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये TCA साइकिल है, ये अब डेप्थ में चले गए हम सारा का सारा, ठीक है। ये प्लांट्स का सांस लेने का, रेस्पिरेट करने का पूरा सिस्टम आपको इस चैप्टर में समझा दिया गया। और उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, उसमें क्या करना है, फिर दोबारा से प्लांट ही चलना है अभी, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल वे में समझें, जैसे आपने बीज डाला, बीज डालने के बाद क्या हुआ, अंकुर फूटा, अंकुर फूटा, धीरे 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 करके पौधा बड़ा हुआ। अब मान लो आम का पेड़ है ना, तो आम का बीज डाला आपने, थोड़ा सा अंकुर फूटा, धीरे धीरे पौधा बना, पौधा बन बन के कई साल में वो पेड़ बन जाएगा, पेड़ बना, उसने फ्रूट दिया आपको, आपने आम खाया, इस टाइप का आप समझ सकते हैं इसको। तो अब दूसरा जैसे तुलसी का पौधा है, तुलसी का बीज डाला, छोटा सा पौधा ही होगा ना, वो तो जल्दी भी हो जाएगा। तो हर प्लांट की जो ग्रोथ है ना, उसका जो टाइम है वो डिफरेंट है, ठीक है। कुछ प्लांट जो है ज़्यादा टाइम लेते हैं पूरा ग्रो होने में, ठीक है, और कुछ जो प्लांट्स हैं कम टाइम लेते हैं। अब जो पेड़ वगैरह होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, तो उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मरते नहीं है। आपने देखा होगा कि बरगद का पुराना पेड़ है जी, इतने 100 साल पुराना पेड़ है, तो उनकी लाइफ भी है उस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको यहाँ पर स्टडी करना है इस चैप्टर में, प्लांट ग्रो कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ग्रोथ, ठीक है, तो ग्रोथ रेगुलेटर्स, तो ग्रोथ को कौन रेगुलेट करेगा, मतलब इफेक्ट कौन करेगा, ठीक है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं, फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है, ग्रोथ विल बी अफेक्टेड बाय फॉलोइंग थिंग्स, इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ग्रोथ रिलेटेड रेगुलेटर्स हैं।
उसके बाद आए थे हम नेक्स्ट यूनिट के ऊपर। तो नेक्स्ट यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब देखिए पैरेलल चल रहा है सिस्टम के ऊपर, प्लांट फिजियोलॉजी थी ना, तो प्लांट की आपने फिजियोलॉजी समझ लिया, फिजियोलॉजी में आपने समझा क्या क्या, ठीक है, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको ह्यूमन में भी आसानी रहे ना। तो यहाँ पर जैसे देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझिए, यहाँ रेस्पिरेशन समझा है आपने, ठीक है, उससे पहले आपने फोटोसिंथेसिस समझ ली थी, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर थे 13, 14, 15, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या था, खाना बनाना और सांस लेना, और तीसरा क्या है हमारे पास, बड़ा कैसे होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब एनिमल्स में कैसा होगा यही काम, ठीक है, एनिमल्स की फिजियोलॉजी समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है, चैप्टर नंबर 17। तो यहाँ पर देखिए इन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये किससे पैरेलल किसके हुआ, वहां पर रेस्पिरेशन से, ठीक है, रेस्पिरेट करते हैं ना जैसे वहां पर प्लांट्स, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ब्रीथ कर रहे हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं या ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीथ करते हैं ना। अब बिना, अब मान लो किसी, जैसे आप ऊंचे पहाड़ पे चले जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई थी ना, ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, वहां पर कंसंट्रेशन कम रहती है ऑक्सीजन की, तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी ना। तो ऑक्सीजन का लेवल बहुत जरूरी है, मतलब एटमोसफियर के अंदर जितना ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड लेवल है तो वो होना चाहिए, अदरवाइज ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो मतलब ऑक्सीजन के बिना हमारा जीवन है नहीं, आसान नहीं है, ठीक है। अभी कोरोना में तो आपने देख लिया था ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई थी। तो ब्रीदिंग है हमारा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो हम ऊपर ऊपर की बात कर रहे हैं अभी, मतलब नाक से आपने जो सांस लिया छोड़ रहे हो उस टाइप की, है ना। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो एनिमल में देखो सबसे अच्छा एग्जांपल ह्यूमन का ही होता है, तो आप अपने ऊपर अप्लाई कर लोगे तो आपको काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गन कौन कौन से एनिमल्स में, ठीक है, पहले तो आप ये देखना है कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। देन क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देखिए पहला एक उसमें करके सीधा ह्यूमंस पे आ गए हम, क्योंकि हमें ज्यादा मतलब ह्यूमन से है ना। तो मैकेनिज्म आ गई, मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, ब्रीदिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड इट्स रेगुलेशन इन, रेगुलेट कैसे करोगे ना, इन ह्यूमंस, ठीक है। तो इसका रेगुलेट इन ह्यूमन। देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस का एक्सचेंज। देन हमारे पास आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, गैसेस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है, पहुंच रही है। एंड, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ, रेगुलेशन जब भी वर्ड आ रहा है ना यहाँ पर बार बार आ रहा है ना, तो रेगुलेटर क्या होता है, जैसे गैस का आपने देखा है, गैस सिलेंडर का एक रेगुलेटर होता है ना, नीचे सिलेंडर के ऊपर जो लगा देते हैं हम, गैस सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगाते हैं, तो वो ओपन करोगे तो गैस चूल्हे तक जाएगी, बंद करोगे तो चूल्हे तक जाएगी नहीं, ठीक है। अब पंखे का रेगुलेटर क्या काम करता है, पंखे की स्पीड को रेगुलेट करता है, कम करता है, ज्यादा करता है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर भी जो है ना सारा का सारा सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ब्रीदिंग का, इस तरह रेस्पिरेशन का, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, ठीक है, ये प्रॉपर कौन करेगा इस चीज को। कई बार आप सांस तेज लेते हो, कई बार आराम से लेते हो, ठीक है, क्या काउंट करता है इस, दौड़ते हो तो आपको ज्यादा ज्यादा सांस लेना पड़ता है ना, ठीक है, और आराम से बैठे हो तो कम कम सांस से काम चल जाता है। तो ये सारा का सारा रेगुलेटरी सिस्टम ही तो है, अपने आप हो रहा है ना, ठीक है, आपकी बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर रही है। तो देन रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अमाउंट कितना होगा। देन अब आ जाता है हमारे पास डिसऑर्डर्स, डिसऑर्डर्स मतलब बीमारियां टाइप की होगी ना, मतलब आपका सिस्टम में कुछ खराबी आ गई, ठीक है। कौन कौन सी खराबियां आ सकती हैं रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, ठीक है, आपको खांसी होती है, जुकाम हो जाता है, ठीक है, आपको छींकें आने लग जाती हैं, तो ये सब का क्या है, ठीक है। अब ये बीमारियों के नाम भी आ गए, अस्थमा, ठीक है, अस्थमा, अस्थमेटिक होते हैं ना, जो अस्थमेटिक लोग होते हैं, तो उनको दिवाली पे बहुत प्रॉब्लम होती है, पोल्यूशन की वजह से सांस नहीं ले पाते हैं, तो इस टाइप की, ठीक है, ये भी ये सारी बीमारियों का नाम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये सब बीमारियों का नाम, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, डॉक्टरी आगे की यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी सारी। देन हम आते हैं चैप्टर नंबर 18 के ऊपर। चैप्टर नंबर 18 में हमारे पास क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड
ठीक है, सर्कुलेशन। अब यहाँ पर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब बॉडी के अंदर आप देखो, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल लेते हैं हम। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर फ्लूइड कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लूइड वैसे जो होता है ना, फ्लूइड का मतलब होता है जो फ्लो कर सके, है ना। तो लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं एक्चुअली। लेकिन यहाँ पर जो है ना आपके सिस्टम में ज्यादातर जो बॉडी फ्लूइड का मतलब होगा ना यहाँ पर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है, वो हम केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो फ्लूइड का मतलब वही लेते हैं, लिक्विड्स और गैसेस दोनों। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी के केस में ना फ्लूइड का मतलब यही है, लिक्विड्स ही है। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो लिक्विड्स है, ठीक है, वो कौन कौन से हैं और उनका सर्कुलेशन। सर्कुलेशन मतलब वो एक जगह पर पड़े नहीं हुए, वो बह रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा ही जा रहे हैं। तो जो मेन फ्लूइड है बॉडी के अंदर वो है हमारा ब्लड, ठीक है। आपको पता है ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। तो सर्कुलेशन जब लगा हुआ है ना यहाँ पे, तो आप हिंट ले लो कि ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, और सर्कुलेट कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड के प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए, होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो ये सारा चैप्टर ना आपका हार्ट और ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होने वाला है, ठीक है। एक आधा फ्लूइड और हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें मेन जो चीजें मुझे दिख रही हैं वो ब्लड से रिलेटेड सारा का सारा आपका काम है। देखिए ब्लड आ गया, ब्लड ग्रुप्स आ गया, ठीक है, और कोagulation आ गया ब्लड का, ठीक है। ब्लड का देखिए, अब ब्लड का जमाव हो जाता है, कई बार ब्लड पतला हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, इस टाइप की सब चीजें जो है ना हमारी ब्लड से रिलेटेड सारी की सारी यहाँ पर फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। देन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड बहेगा तो कहाँ से बहेगा, कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। फिर हार्ट का पूरा पूरा सिस्टम होगा, ठीक है। हार्ट पंप कैसे करता है ब्लड को, देखिए हार्ट आ गया ना, वर्ड ये आ गया हार्ट, ठीक है। देन आ गया ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ये सारा ब्लड से रिलेटेड। कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड ये सारा, कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट भी आता है ना, जैसे कार्डियक अरेस्ट, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है तो उस टाइप की चीजें रहती हैं। हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये सब वर्ड्स वहाँ पर यूज होते हैं ना। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ठीक है, ईसीजी करवाते हैं, टेस्ट है ये ईसीजी। देन हमारे पास डबल सर्कुलेशन क्या होती है। तो ये सारा आपका हार्ट से रिलेटेड और ब्लड से रिलेटेड चलता जा रहा है। ये कार्डियक, ये कार्डियक आ गया, ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी आ गया। तो ये सारा का सारा डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कोई और फ्लूइड तो नहीं है ना। तो और फ्लूइड अभी तक तो देखिए कोई मिला नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। देन कोरोनरी, ठीक है, आर्टरी डिजीजेस, तो ये भी दिल की बीमारी है। देन एंजाइना, एंजाइना मतलब छोटे वाला हार्ट अटैक हो जाता है एंजाइना। और हमारे पास टोरिस हो गया, हार्ट, हार्ट ही है जी, हार्ट फेलियर लास्ट में आ गया। तो हार्ट और ब्लड से रिलेटेड है, कोई और फ्लूइड का मतलब भी नहीं है इसमें। मतलब फ्लूइड का मतलब हमारे पास ब्लड है, ठीक है, और उसकी सर्कुलेशन है, बस इस चैप्टर में काम आसान अपना। देन आ गया चैप्टर नंबर 19। तो चैप्टर नंबर 19 हमारा क्या है, एक्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी। एक्स, एक्स मतलब बाहर, बाहर कर दो, क्रिएटरी, ठीक है, प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। अब आपकी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे आप यूरिन, स्टूल, ये सब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है ना। तो ये कैसे करोगे, आपने पहले भी पढ़ा है, ये कोई नई बात नहीं है, 9th 10th में भी होता है ना। किडनी वगैरह होती है, यूरेथा वगैरह पढ़ के आते हैं हम लोग। तो वो सब चीजें क्या है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। बॉडी के जो वेस्ट है, वो सॉलिड वेस्ट हो चाहे लिक्विड वेस्ट हो, वो बाहर तो निकालना ही है ना एनिमल्स ने। तो एनिमल्स के केस में वो सारा का सारा सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सब चीजें हैं। अब इसके मोड्स क्या आ गए पहले, तो कैसे हम एक्सक्रीशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये सारा है। और फिर वो बनता कैसे है, जैसे मान लो सिंपल बात है, यूरिन आप पास तो करोगे, लेकिन यूरिन बनेगा तो सही ना, ठीक है। पहले यूरिन बनने का सिस्टम पता होना चाहिए, स्टूल बनना कैसे है, ठीक है, स्टूल पास तो तभी होगा ना। तो वो सारी की सारी चीजें हैं आपकी इस चैप्टर में, ठीक है। तो बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, लिक्विड और आपके सॉलिड्स, ठीक है, वो सब के सब बाहर कैसे निकलने हैं, बनने कैसे हैं, वो सब चीजें मतलब यहाँ पर है। तो देन आता है चैप्टर नंबर 20।
चैप्टर नंबर 20 मतलब क्या है? लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन है मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिस्टम यह है कि जैसे आपकी हड्डियां हैं, जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सब मिला के आपका एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। तो इन्हीं को मिला के तो आप मूवमेंट कर पाते हो ना। अब मान लो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हो ना, इन्हें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, ठीक है, सब फिक्स टाइप के हो, तो आप ना तो कोई एक्सरसाइज कर पाओगे ना मूव कर पाओगे, है ना। तो आप देखो कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, कितने तरह की मूवमेंट्स पॉसिबल है। आप अपने कलाई ले लो, ठीक है, कलाई को आप कितनी तरह से घुमा सकते हो, मोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम ही तो है, ठीक है। आप बहुत डायरेक्शंस में आप मूव कर सकते हो। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इसको हम मूवमेंट और लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको याद कैसे से रख सकते हैं आप? लोकोमोटिव वैसे तो जो होता है ना, रेल का इंजन होता है, उसको बोलते हैं लोकोमोटिव। तो यहाँ पर लोकोमोशन, ठीक है, मोशन है ना, मोशन से आपको मोशन मतलब मूवमेंट, आपको मोशन एंड मूवमेंट आ ही गया, दोनों वर्ड्स पहले ही आ गए ना। तो ये बॉडी का स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं इसको, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, ठीक है। मसल्स हैं, स्केलेटल, स्केलेटल मतलब ढांचा होता है ना, स्केलेटल वैसे भी ढांचा ही होता है, ठीक है। किसी को वैसे कह देते हैं जो पतला सा हो, स्केलेटल हो गया है तो ये, ठीक है, इसका मास तो है नहीं इसकी बॉडी में, स्केलेटल है, सिर्फ ढांचा ढांचा है ना। तो स्केलेटल मसल, ठीक है, तो मस्कुलोस्केलेटल या स्केलेटल मसल इस टाइप से, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हैं हम अपने सिस्टम्स का, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा देखो इसने लिखा नहीं है, तो लेकिन इस चैप्टर में आपको काफी कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए। तो मतलब ये मूवमेंट से रिलेटेड चैप्टर है हमारा। देन चैप्टर नंबर 21 आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर क्या है? NEURAL, न्यूरल, ठीक है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर जब भी कोऑर्डिनेशन की बात आएगी ना, तो इस वर्ड को पकड़ लो आप, कोऑर्डिनेशन। ये +2 में भी आएगा आपके पास, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन मतलब अब बॉडी में क्या है ना, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक गलती से किसी गर्म पतीले को छू लिया, तो आपका जो हाथ है ना, वो एकदम पीछे हट जाएगा, जैसे उसको छुओगे ना एकदम पीछे हटेगा। तो ये सारा जो एक्शन है, तो कितने कम टाइम में दिमाग ने आपको बता दिया कि ये गर्म है, इसको छूना गलत है ना। तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, है ना। अब जैसे मान लो किसी को लकवा मार दिया, मार देता है, लकवा होता है ना अंदर से, ठीक है। तो उस केस में क्या है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता अपनी बॉडी को, ठीक है। अब मान लो किसी का दिमाग खराब हो गया, है ना, पागल होते हैं जैसे, दिमाग नहीं काम कर रहा, तो वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते ना। तो फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो न्यूरल वर्ड जो भी आता है ना, न्यूरो सर्जन कौन होता है ना, न्यूरो सर्जन इस तरह के होते हैं ना। तो जो दिमाग से रिलेटेड, मतलब दिमाग में हमारे पास सारे सिग्नल, दिमाग ही कंट्रोल करता है ना बॉडी को, तो सारे सारे सिग्नल पहले दिमाग में जाते हैं, फिर वहां से उनको ऑर्डर मिलता है भी अब ये करो। डिसीजन मेकर दिमाग ही है, आपका ब्रेन ही है ना। तो मतलब ये जो सारा एनिमल्स का यहाँ पर जो स्टेप सिस्टम है, वो दिमाग से रिलेटेड मान लो। और कोऑर्डिनेशन मतलब दिमाग ही ऑर्डर करेगा, शरीर, ठीक है, और शरीर के डिफरेंट जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट करेगा, तो कोऑर्डिनेट मतलब सब कुछ मिलजुल के काम होने वाला है। यहाँ कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करेंगे। अगर मान लो एक दूसरे का कहना नहीं मानता, तो काम खराब है फिर बॉडी का। तो यहाँ पर देखिए, अब ये न्यूरॉन जो वर्ड है ना, न्यूरॉन्स, ठीक है, ये दिमाग वाले ही हैं सारी की सारी चीजें, अब न्यूरॉन्स, ठीक है। और नर्व्स, ठीक है, नर्व्स बॉडी के अंदर ना, छोटी छोटी, मतलब जैसे हमारे पास मसल्स होती हैं, ऐसे नर्व्स भी होती हैं जो दिमाग तक जाती हैं, ठीक है, वही सिग्नल्स लेके जाती हैं नर्व्स। तो नर्व्स के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। नर्व्स से बना नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम। हम वैसे भी कहते हैं हम नर्वस हो गया, इंसान नर्वस हो गया, ठीक है, कल एग्जाम है, बंदा नर्वस हो गया, है ना। तो नर्वस क्यों हो जाता है ना, डर लगता है ना। देन तो यहाँ पर ये क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक तो मेन नर्वस सिस्टम होगा, फिर आगे दूसरे वाले नर्वस, छोटे छोटे नर्वस सिस्टम हो गए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन मान लो इस चीज की, ठीक है। तो इसमें हमने मेन समझ लिया कि ये हमारे दिमाग से रिलेटेड चैप्टर है साहब। देन आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 22। तो चैप्टर नंबर 22 में हमारे पास क्या रहेगा, केमिकल, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन।
तो यहाँ पर केमिकल कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन का मीनिंग पता चल गया, सब कुछ मिलजुल के करना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब एक चीज दूसरी चीज से जुड़ रही है, इंटीग्रेट तो यही होते हैं ना, इंटीग्रेट मतलब जुड़ना, इंटीग्रेट हो रही है। तो मैथमेटिक्स में भी होती है ना इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन वहाँ भी ऐसे सिंबल भी होता है, सम का सिंबल होता है ना, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ रही है। एक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफर कर रही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, सबका ओवरऑल निकालते हैं। तो वर्ड्स वही है। तो यहाँ पर देखिए, अब पहला क्या है, एंडो, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो इस काम को करेंगी, हमारी जो केमिकल कोऑर्डिनेशन करेंगी ह्यूमन, ठीक है। और सिस्टम हो गया आपके पास यहाँ पर, ये हो गया, मैं कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा हूँ जो आपके काम की हो, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए पीनियल होता है एक, ये पीनियल थाइपॉइड, ये सारे का सारे ना, मतलब बॉडी के अंदर का सिस्टम है सारा का सारा, ठीक है। तो केमिकली आपको इस चीज को डील करना है, आप, मैं अभी आपको इस लेवल पे इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ हॉर्मोन्स, ठीक है। तो कुछ तो देखिए इसमें हॉर्मोन्स आपने पढ़े होंगे, 9th 10th में हम हार्मोन भी पढ़ के आते हैं ना। तो हॉर्मोन्स के लिए, हॉर्मोन्स के बारे में आपको कुछ बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब मेल हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स है ना, ठीक। तो वो सब चीजें हैं। अब गोइटर वगैरह ये भी पढ़ा पढ़ा है आपने, ठीक है। गोइटर क्या होता है, ये चीजें तो हम पढ़ के आते हैं। और उसके बाद फिर गोइटर आ गया। डायबिटीज क्या होता है, अब जैसे डायबिटीज है, ये इंसुलिन की कमी से होती है डायबिटीज, तो यहाँ पर इंसुलिन का रोल आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इसमें जो वर्ड है ना केमिकल, ठीक है, तो केमिकल जो वर्ड है ना, तो इस टाइप के जो केमिकल सब्सटेंस है उनका रोल बता रहा है साथ में। और कोऑर्डिनेशन जो है, मतलब ये सारा का सारा एक सामंजस्य में होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस फॉर्म में होनी चाहिए चीजें, नहीं तो बीमारियां हो जाएंगी हमारी। जैसे हार्मोन्स भी मान लो, एक मेल हार्मोन बढ़ गया अगर, है ना, फीमेल में, ठीक है, तो उनके जो हेयर की ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना, कई बार चेहरे पे जैसे बाल आ जाते हैं, तो इस टाइप का। तो इसी तरह से लड़कों में भी अगर फीमेल हार्मोन बढ़ गया तो प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है इस टाइप की। तो ये सारा का सारा क्या बैलेंसिंग से रिलेटेड है, फ्लूइड्स की, आपके केमिकल्स की बैलेंसिंग से रिलेटेड चैप्टर हो जाता है हमारा, ये लास्ट चैप्टर ही था। तो अभी हमने कंप्लीट कर लिया हमारा बायोलॉजी का सिलेबस, क्लास 11th का, ठीक है। तो ऑलरेडी जो हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी, ठीक है, मैथमेटिक्स, ये सारे वीडियोस आ चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं जैसे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।